Hi there, you're watching It's Not Fake, your one-stop show from Monday to Friday that gets you the critical analysis of the top 5 stories of the day. Let's get started with today's headlines. राजस्थान के सियासी परीक्षा में पास हुए अशोक गहलोत ध्वनि मत से विश्वास मत प्रस्ताव जीता। गहलोत ने बीजेपी से कहा, आपके हाईकमान ने रची थी सरकार गिराने की साजिश। जाने माने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण अवमानना के दोषी करार, 20 अगस्त को सजा पर होगी बहस। प्रशांत ने चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे और 4 पूर्व सीजेआई के खिलाफ किए थे ट्वीट्स। ईडी ने माना सुशांत राजपूत के खाते से निकल गए 15 करोड़ रुपए, रिया चक्रवर्ती के खाते में सीधे नहीं हुए पैसे ट्रांसफर। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, जानना चाहते हैं सुशांत की आत्महत्या की वजह। रूस के कोरोना वैक्सीन पर WHO का बड़ा बयान, कहा वैक्सीन को लेकर नहीं उसके पास कोई जानकारी। रूस ने कहा ट्रायल डेट पेश करेंगे। और बैकफुट पर शी जिनपिंग, चीनी सरकार का सेना को आदेश, अमेरिका से कम करो तनाव। तो इन सारी खबरों को आपको एक एक करके बताएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसके पीछे का सच बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर आ रही है राजस्थान से। जी हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो ट्रस्ट वोट आज पेश किया था, वो ट्रस्ट वोट आज वो जीत गए हैं। ध्वनि मत से उन्होंने इस विश्वास प्रस्ताव को आज जीता है। तो एक बड़ी राहत आज अशोक गहलोत के लिए है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है आज जिस तरीके के बयान फ्लोर पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने दिए हैं। अगर अशोक गहलोत की माने तो गुलाब चंद कटारिया जो बीजेपी के लीडर हैं, उनको एक करारा जवाब देते हुए अशोक गहलोत ने एक बार नहीं बल्कि कई बार इस बात को कहा कि बीजेपी ने जिस तरीके की साजिश रची सरकार को गिराने में, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हनन है। उन्होंने कहा कि आज मेरी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और इतने सालों से, मैं 50 सालों से राजनीति में हूँ, और मैं अगर आज लोकतंत्र के लिए चिंतित हूँ तो बीजेपी क्यों नहीं चिंतित है, इस बात को बार बार कहा। लेकिन उससे भी जो बड़ा बयान था वो सचिन पायलट का था। आज सचिन पायलट जब फ्लोर ऑफ द हाउस में अंदर गए तो उनको ये पता चला कि उनकी सीट का जो नंबर है वो बदल दिया गया है, और जो पहले वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जो सीट थी अशोक गहलोत के बगल में, वहाँ बैठते थे। लेकिन आज जब वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे गए तो उन्होंने देखा कि उनकी सीट गवर्नमेंट और विपक्ष के बीच की जो सीट है, बिल्कुल बॉर्डर पर वो है। तो उन्होंने बिल्कुल एक बहुत ही लिटरेरी स्टाइल में उन्होंने जवाब देते हुए इस बात को कहा कि मैं एक कर्मठ योद्धा हूँ, और योद्धा की तरह जैसे ढाल और तलवार लेकर अपनी सरकार को बचाना चाहिए, तो उसी तरीके से मैं इस सरकार को बचाऊंगा। और हम 107 MLAs आज एकजुट हैं। लेकिन इस बात को उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर भी वही योद्धा जाते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो अपने देश के लिए काम करना जानते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग योद्धा ही बॉर्डर पर जाता है, इस बात को सचिन पायलट ने कहा। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी एक करारा जवाब, जो जितनी भी गतिविधियां पिछले दिनों में हुई हैं उसको देते हुए भी बिल्कुल साफ तौर पर इस बात को सचिन पायलट ने कहा कि हमें जिस बात को लेकर चिंता जतानी थी वो हमने दिल्ली में बैठे हुए डॉक्टर्स यानी कि आला कमान का रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा कि हमने अपनी चिंता जिसे जतानी थी दिल्ली में जो बैठे डॉक्टर्स हैं उनको हमने ये चिंता जता दी है, और उनके सामने हमने जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रख ली हैं, इसलिए हमने उनके ऊपर सारी बातें छोड़ दी हैं। लेकिन अब फिलहाल मैं सरकार बचाने के लिए तत्पर हूँ। तो उन्होंने एक तरीके से अपना सपोर्ट किया। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आज किरकिरी अगर किसी की हुई तो वो बीजेपी की थी, क्योंकि बेवजह उन्होंने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन वो लेकर आ गए। और सबको ये पता था कि अशोक गहलोत ट्रस्ट वोट चाहते हैं, और ट्रस्ट वोट चाहने के बाद बीजेपी का जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था उसके कोई मायने नहीं थे, क्योंकि जब भी ऐसा कोई मोशन पास होता है तो चीफ मिनिस्टर का जो प्रस्ताव है उससे ज़्यादा प्रेसिडेंस दिया जाता है। लेकिन पॉलिटिकल पॉस्चरिंग बहुत ज़्यादा थी। पॉलिटिकल पॉस्चरिंग में अगर बीजेपी ने सारी बातें कांग्रेस को कहीं, उनके फैक्शनलिज्म को कहीं, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में कहा, और जिस तरीके से कोरोना के टाइम में पूरी सरकार एक रिसोर्ट से चल रही थी, तो उन सारी बातों को बीजेपी लीडर्स ने रखा। और वहीं पे अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस ने बीजेपी के
षड्यंत्र पर, उसकी कॉन्स्पिरेसी पर, सरकार बचाने की चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया। तो बयानबाजी ज़्यादा थी, पॉलिटिकल पॉस्चरिंग ज़्यादा थी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अशोक गहलोत को, क्योंकि ध्वनि मत से उन्होंने विश्वास प्रस्ताव को जीता है, तो 6 महीने के लिए उनके लिए राहत है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी है कि जो खटास अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में थी, जिस तरीके के पर्सनल अटैक्स अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के ऊपर किए थे, तो वो कहीं ना कहीं खटास अंदरूनी तौर पर अभी भी है। ऑप्टिक्स के लिए ये सारी चीज़ें ठीक है, कल भी मैंने यही शब्द इस्तेमाल किया था कि ऑप्टिक्स के लिए ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, कैमरा पर ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन रियलिटी में क्या बॉन्डिंग रहेगी, किस तरीके के रिश्ते रहेंगे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, वो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन आने वाले दिनों में ये कहा गया था कि जो 3 सदस्यों की कमेटी है वो सारी चीज़ों को तय करेगी और सचिन पायलट का भविष्य वाकई में क्या होगा। कुछ लोगों ने आज ये भी अफवाह उड़ाने की कोशिश किया कि उनको जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया है, लेकिन ऐसा अभी नहीं है, क्योंकि अभी उनकी मीटिंग हाल में ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से हुई थी। तो अभी सचिन पायलट का भविष्य क्या होगा, इसके बारे में अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन सबसे बड़ी राहत आज इस समय अशोक गहलोत के लिए है कि उनकी सरकार अभी फिलहाल बची हुई है। इस पर आपका क्या फीडबैक है, जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। हमारी दूसरी खबर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर प्रशांत भूषण से जुड़ी हुई है। आज उनको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जी हाँ, उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया था। उनके 2 ट्वीट्स थे जो उन्होंने जून के महीने में 2 ट्वीट्स किए थे। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बोबडे के लिए किया था और दूसरा ट्वीट उनका एक था जिसमें उन्होंने 4-5 जजेस के खिलाफ और जुडिशरी के खिलाफ उन्होंने लिखा था। उस मामले की सुनवाई अभी हाल में ही शुरू हुई थी और जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी करार किया है। अब 20 अगस्त को सज़ा का क्वांटम क्या होगा उस पर बहस होगी और तब प्रशांत भूषण को सज़ा सुनाई जाएगी। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अगर हम क्वांटम ऑफ सेंटेंस की हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें 6 महीने की जेल हो सकती है या 2000 रुपये का फाइन हो सकता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो सज़ा है वो 20 को सुनाई जाएगी। लेकिन फिलहाल आज जो बड़े सवाल हैं, पहले तो ये देखना चाहिए कि प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट में क्या कहा था। ऐसे बोबडे का अगर मैं के बारे में जो उन्होंने लिखा था तो उनकी एक पिक्चर थी जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर बोबडे वो एक हार्ली डेविडसन की बाइक पर दिखे थे, जिसके बाद उन्होंने ये ट्वीट किया था कि CJI राइड्स अ 50 लाख मोटरसाइकिल बिलोंगिंग टू अ BJP लीडर एट राजभवन नागपुर विदाउट अ मास्क, विदाउट अ हेलमेट, at a time when he keeps the SC under lockdown, denying citizens a fundamental right to access justice। यानी कि उन्होंने लिखा था कि बिना हेलमेट और बिना मास्क के वो एक हार्ली डेविडसन की बाइक पर दिख रहे हैं एक ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट भी लॉकडाउन में है। तो ये उनका एक ओपिनियन था जिसको उन्होंने ट्वीट किया। दूसरा जो उनका ट्वीट था, उन्होंने जुडिशरी के बारे में कहा कि कुछ जजेस ऐसे हैं जो कि बिल्कुल करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं। इस तरीके का ट्वीट उन्होंने किया था जिसको ट्विटर को भी उसमें पार्टी बनाया गया था। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो आज जिस तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उनको गिल्टी ठहराया गया, उनको दोषी करार दिया है, आज इस बात को सोचने पर मजबूर करता है कि जो संविधान का आर्टिकल 19(1) है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और आर्टिकल 129 है जो कि सुप्रीम कोर्ट को पावर ऑफ कंटेम्प्ट देता है। यानी कि अगर कहीं ना कहीं अगर जो जुडिशरी का जो इंस्टीट्यूशन है अगर उसकी डिग्निटी का हनन होता है, उसकी अवमानना कहीं होती है, तो हम आर्टिकल 129 को इन्वोक करते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसे इन्वोक करता है। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है इन विच ही हैज़ हेल्ड प्रशांत भूषण गिल्टी, और सुप्रीम कोर्ट ने, आपको ध्यान होगा कि पिछले हियरिंग में ये बोला था कि देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड कंटेम्प्ट। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जिसको लेकर प्रशांत भूषण ने ये कहा था कि एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन कैन नॉट बिकम कंटेम्प्ट। यानी कि अगर आपका जो पर्सनल ओपिनियन है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे हो सकता है। तो आज जिस तरीके का जो एक सुप्रीम कोर्ट ने उनको गिल्टी होल्ड किया है, उन्हें दोषी करार दिया है, तो आज काफ़ी बड़ा झटका है उन सारे लोगों के लिए जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर कुछ भी लिख देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे एक्टिविस्ट हों, चाहे आम आदमी हो, वो समय समय पर इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ कुछ ना कुछ ट्वीट्स करते रहते हैं। लेकिन आज बड़ा सवाल ये है कि जो प्रशांत भूषण के जो ट्वीट्स थे, और प्रशांत भूषण इस समय एक ऐसे लॉयर हैं जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर जो PM केयर्स के फंडिंग को लेकर जो सारे PILs हैं उनको फाइट करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने सरकार के खिलाफ लिखा है, जुडिशरी के खिलाफ भी बोलते हुए आए हैं। तो आज उनके संदर्भ में क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कंटेम्प्ट माना जाएगा? इस बात को आज सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज कर दिया है कि येस, इन हिज पर्टिकुलर केस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ अ कंटेम्प्ट।
और अगर उन्होंने जो ट्वीट किया है उनका ट्वीट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को इन्वोक करता है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जो लोग एस्पाउज उसको करते हैं उनके लिए एक बड़ा झटका है कि जो भी आप ट्वीट करते हैं और खासकर जुडिशरी के खिलाफ अगर आप ट्वीट कर रहे हैं तो आपको बहुत सोच समझकर ट्वीट करना होगा। अक्सर आपने जर्नलिस्ट को भी देखा होगा कि कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में, जजेस के बारे में बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन प्रशांत भूषण को आज दोषी करार करने के बाद ये सबके लिए एक सबक है कि कोर्ट के खिलाफ, खासकर जजेस के खिलाफ अगर आप कुछ बोलते हैं तो शायद आपको बहुत सोच समझकर चलना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि प्रशांत भूषण के जो खासकर जो उनका सेकंड ट्वीट था जिसमें वो कोर्ट्स की अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे, तो कोर्ट्स की जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो आज सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि जुडिशरी ने खुद जो आर्टिकल 129 है उसको इन्वोक करके उनको कंटेम्प्ट कर दिया। लेकिन आज जुडिशरी की अगर अकाउंटेबिलिटी की हम बात करें तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन होल्ड करेगा, ये बड़ा सवाल है। आज तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बीच में एक ओवरलैपिंग देखी। प्रशांत भूषण के केस में कोर्ट ने ये भी कह दिया कि वो दोषी हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आज कोर्ट्स के बारे में अगर कोर्ट्स में कुछ गलत हो रहा है, कोर्ट्स के सिस्टम ऑफ डिलीवरी पर अगर जो डिलीवरी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है अगर उसके बारे में अगर अकाउंटेबिलिटी रखनी है तो आज क्या होगा। क्योंकि अगर जजेस के ऊपर अगर आप उंगली उठाते हैं तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में दोषी करार पाए जाते हैं। तो अब इस पे आपका क्या सोचना है, क्या फीडबैक है। लेकिन फिलहाल मैं आपकी फिर से इस पर ध्यान दिलाऊंगी कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन आर्टिकल 19(1) दैट इज़ अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड आर्टिकल 129 विच इन्वोक्स द पावर ऑफ कंटेम्प्ट, इसके बीच में भी मुझे लग रहा है कि बहुत थिन लाइन है जिसको बहुत कॉशियसली उस पर ट्रेड करने की ज़रूरत है। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक ज़रूर बताइएगा। मैं अगली खबर की ओर चलती हूँ। हमारी अगली खबर बॉलीवुड एक्टर सुशांत राजपूत की मौत से जुड़ी हुई है। इस केस में आपने देखा कि लगातार पूछताछ चल रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सुशांत राजपूत की जो गर्लफ्रेंड है रिया चक्रवर्ती से उनसे लगातार पूछताछ कर रहा है। उनके भाई जो शौविक चक्रवर्ती हैं उनसे भी पूछताछ चल रही है। 2 बार रिया से पूछताछ हुई है और आज जो फैक्ट सामने आए उसमें ये कहा जा रहा है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ रजिस्टर किया गया था तो उसमें ये बताया जा रहा था, जो कि सुशांत के पिता के सिंह ने भी अपनी एफआईआर में कहा है कि 15 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। तो अभी जो आज फैक्ट सामने आ रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि 15 करोड़ रुपए सुशांत की अकाउंट से निकाले गए हैं, लेकिन वो कितने पैसे हैं, किसको गए हैं, उसका बेनिफिशियरी कौन है, उसके डिटेल्स की अभी छानबीन चल रही है। वो डिटेल्स अभी सामने नहीं आए हैं। लेकिन नो ट्रांजैक्शन हैज़ बीन मेड इन रियाज नेम, रिया के नाम पर अभी भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। कोई ऐसा बड़ा अमाउंट भी रिया के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। और रिया की पूछताछ 2 बार हो चुकी है, उनके भाई से भी हुई है। और एक और जो चीज़ सामने अभी आ रही है वो ये है कि 2.78 करोड़ ये अमाउंट ऐसा है जो कि सुशांत ने टैक्सेस पे करने में दिए थे, तो जिसमें जीएसटी की बात बताई जा रही कि उन्होंने लगभग 2.78 करोड़ रुपए का जीएसटी पे किया था। उधर एक जो और खबर सुशांत राजपूत की ओर से की मौत से रिलेटेड है कि उस पर जमकर जो राजनीति हो रही है, मुंबई पुलिस वर्सेस महाराष्ट्र पुलिस, उसमें आपने देखा अभी 2-3 दिन पहले जो शिवसेना के लीडर है संजय राउत, उन्होंने कहा था कि उन्होंने पर्सनल अटैक किया था कि सुशांत के जो संबंध हैं उनके परिवार से वो अच्छे नहीं हैं। तो आज वो थोड़ा सा बैकफुट पे नज़र आए, उन्होंने अपना स्टैंड को सॉफ्टन किया और नर्म पड़ते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि नहीं, सुशांत तो हमारा बच्चा है और मुंबई पुलिस पर भरोसा करना चाहिए, और अगर उस पर जब तक उसकी जांच पूरी नहीं हो जाती और एक बार मुंबई पुलिस जब अपनी जांच पूरी कर ले तभी हम सीबीआई की बात करें। तो ऐसे नरम रुख संजय राउत के दिखे। तो इस समय जो सुशांत राजपूत का केस है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेज पर है, कुछ भी कहना अभी मुश्किल है क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशंस अभी चल रहे हैं। उधर बिहार का जो एंगल बार बार आ रहा है, क्योंकि बिहार में एफआईआर को रजिस्टर करवाया था सुशांत के पिता ने, और बिहार में इलेक्शंस भी हैं। जिस तरह से विपक्षी पार्टीज़ और नीतीश कुमार इस समय सुशांत के पिता के साथ खड़े हैं, तो वो साफ जाहिर है कि उस पॉपुलर सेंटिमेंट पर राइड करना चाह रहे हैं। क्योंकि बिहार में इस समय जितने भी इश्यूज़ हैं, चाहे वो कोरोना की महामारी हो, चाहे बाढ़ ग्रसित इलाकों की जो समस्याएं हैं, उसको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहते। तो इससे अच्छा कि सुशांत राजपूत के नाम पर ही वो इलेक्शन खेल जाएं। तो ये पूरा जो मामला है वो पॉलिटिकल हो चुका है, लेकिन इसमें अभी कुछ भी कहना या किसी भी निष्कर्ष पर निकलना और आना शायद बहुत ही प्रीमेच्योर होगा, बहुत ही जल्दी होगी। लेकिन लगातार कोई ना कोई नए खुलासे इसमें हो रहे हैं। इस पर आपका क्या सोचना है,
फीडबैक दीजिएगा। मैं अगली खबर की ओर चलती हूँ। हमारी अगली खबर कोरोना अपडेट्स को लेकर है। जी हाँ, भारत में अगर मैं आपको लेटेस्ट फिगर्स बताऊँ, जो पिछले 24 घंटे में जो जितने केसेस सामने आए हैं वो 64,553 केसेस सामने आए हैं। 1007 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद जो समय टोटल केस लोड है कोरोना का भारत में वो 24,61,190 है। और जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स यानी कि जितने लोग मरे हैं अभी तक कुल मिलाकर वो 48,040 लोग मर चुके हैं। तो एक भयावह स्थिति है। रेट ऑफ ट्रांसमिशन जो कोरोना का है वो काफ़ी तेज़ी से है, लेकिन ऐसे में सबकी नज़रें इस समय गड़ी हुई हैं कि कब वैक्सीन आएगा। अभी आपने हाल में देखा था कि रशिया ने अपना विश्व का सबसे पहला वैक्सीन रजिस्टर किया था। उनकी बेटी को भी उन्होंने इनॉक्यूलेट करवाया और कहा कि इसमें कोई सेफ्टी इशू नहीं है, लेकिन सबके मन में डाउट्स इसलिए हैं क्योंकि स्टेज 3 ट्रायल अभी उसका पूरा नहीं हुआ है और उसके पहले ही उसे रजिस्ट्रेशन करा दिया गया है और ये कहा है कि उसका मैस इनॉक्यूलेशन हम शुरू करेंगे। लेकिन आज जो WHO की तरफ से एक बड़ी खबर आई है कि WHO ने इस बात को बिल्कुल साफ कह दिया है कि दिस वैक्सीन इज़ not in an advanced stage and therefore we do not have too many details. We cannot consider it as a safe vaccine. और आपको ये भी बता दें कि WHO और उनके काफ़ी पार्टनर्स हैं, उन्होंने मिलकर एक कोवैक्स फैसिलिटी बनाई है जिसके तहत वो कई डेवलपिंग नेशंस को, कई जो विकासशील जो देश हैं उनकी फंडिंग भी वो करता है ताकि वो अलग अलग वैक्सीन्स को बना सकें। तो WHO की जो पार्टनरिंग है उसमें उसके तहत भी कोवैक्स फैसिलिटी में रशियन वैक्सीन का नाम कहीं भी नहीं है। और अगर एग्जैक्टली मैं WHO के जो एडवाइज़र हैं, WHO के DG के जो एडवाइज़र डॉक्टर ब्रूस एल्वर, तो उन्होंने कहा है कि वी डू नॉट हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑन द रशियन वैक्सीन। वी आर टॉकिंग टू द रशियंस फॉर द इंफॉर्मेशन एंड द स्टेटस। यानी कि अभी रशिया के जो वैक्सीन है उसको लेकर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए अभी वो किसी भी पार्टनरशिप के लिए रशियन वैक्सीन को कंसिडर नहीं करेंगे। उधर आप देखिए कि वैक्सीन के दम पर देश अपने बायलैटरल टाइज को भी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे रशिया ने ऑफ़र किया अमेरिका को कि वो अमेरिका के साथ हाथ मिलाना चाहता है और अमेरिका को काफ़ी भारी संख्या में वो वैक्सीन देगा, जिसको लेकर अमेरिका में बहुत ज़्यादा डाउट है। अमेरिका ने बिल्कुल इसको मना कर दिया है और कहा है कि हमारे यहाँ जो वैक्सीन है वो बिल्कुल स्टेज 3 ट्रायल्स अपनी कंप्लीट करती हैं, उसके बाद ही हम कंसिडर करते हैं। तो एक तरीके से अमेरिका में रशियन वैक्सीन को लेकर बहुत ज़्यादा अविश्वास है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रस्ट है। तो कहीं ना कहीं जो वैक्सीन केंद्रित इस समय जो एक नेशनलिज्म है वो बार बार सामने देखने को मिल रहा है। लेकिन फ़िलहाल रशियन वैक्सीन के बहुत ज़्यादा टेकर्स नहीं हैं और रशिया भले ही बार बार इसकी बढ़ चढ़ कर बात कर कह रहा हो और एक नेशनल प्रेस्टीज के वजह से उसने इसका ऐलान तो कर दिया, लेकिन स्टेज 3 ट्रायल इसका अभी भी बचा है। तो सेफ्टी एक बड़ा इशू है। तो साइंस और सेफ्टी को तवज्जो ना देते हुए नेशनल प्रेस्टीज को रशिया ने ज़्यादा तवज्जो दिया है और इसी की वजह से शायद इस रशियन वैक्सीन के बहुत ज़्यादा टेकर्स नहीं है। लेकिन अगर हम जनरल वैक्सीन की बात करें तो ऐसे बहुत सारे वैक्सीन्स हैं जो इस समय कई स्टेजेस में हैं और 9 ऐसी वैक्सीन्स हैं जिसके ट्रायल्स WHO की पार्टनरशिप में चल रहे हैं और उसमें ये रशियन वैक्सीन नहीं है। लेकिन जितने भी वैक्सीन एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द भी अगर कोई वैक्सीन मार्केट में आएगा तो वो 2020 के अंत तक ही आएगा। तो रशिया का ये कहना कि वो जल्द से जल्द एक वैक्सीन ला रहा है, इट लीड्स एवरीवन टू अ डाउटफुल सिचुएशन। इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। मैं अगली खबर की ओर चलती हूँ। हमारी अगली खबर अमेरिका और चीन के बीच में जो तनाव चल रहा है उसको लेकर है। द डिप्लोमैट नाम की एक वेबसाइट थी जिसमें कि एक चाइनीज़ गवर्नमेंट के ऑफिसर ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें ये बातें सामने आई हैं कि चीन की जो सरकार है उसने अपनी सेना को आदेश दिए हैं कि चीन और अमेरिका के बीच में तनाव को कम करना है और चाइना की तरफ से हमें ये इंश्योर करना है कि पहली गोली उनकी तरफ से ना चले। अब ये बातें क्यों आ रही हैं? क्योंकि अगर आप दक्षिण चीन सागर की आप बात करें तो पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि अमेरिका की जो नेवल वॉरशिप्स हैं और चाइना की जो नेवल वॉरशिप्स हैं वो कई बार आमने सामने आई हैं। और इस बीच जब ये एक्सरसाइजेस चल रही थी तो इस बीच देखा गया कि चाइना अपने विस्तारवाद का जो पूरा जो उसका एक कैंपेन चल रहा है इस पैंडेमिक के दौरान, तो उसने छोटे छोटे देश जैसे फिलीपींस, ताइवान, उनको धमकाने की कोशिश किया। और इसी धमकाने के बीच में, इसी धमकियों के बीच में देखा गया कि अमेरिका ने बहुत कड़े तेवर दिखाए और उन्होंने आउटराइटली अमेरिका ने जाकर ताइवान और फिलीपींस जैसे देशों को कहा कि आपको हमारा पूरा सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं चीन
प्रीमियर जो शी जिनपिंग है वो इस समय बिल्कुल बैकफुट पर आ गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप का जो एक कड़ा तेवर है वो कहीं ना कहीं काम आ रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि चाहे ग्लोबल ट्रेड वॉर को लेकर हो, चाहे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लेकर हो, इस समय जैसे जैसे इलेक्शंस अमेरिका के पास आ रहे हैं तो अमेरिका और चाइना के बीच में जो टेंशन्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और एक जो रीजनल हेजेमनी की बात बार बार चाइना करता रहा है, एक अपनी को मोनोपोलाइज करने की कोशिश कर रहा है, रीजनल लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, तो उस मूव को आज अमेरिका ने कहीं ना कहीं कट करने की कोशिश किया है, जिसकी वजह से शी जिनपिंग इस समय बिल्कुल बैकफुट पर हैं। और जो डिप्लोमैट द डिप्लोमैट की मैं रेफरेंस आपको दे रही हूँ कि जिसमें कि ये चाइनीज़ ऑफिसर ने इस बात को खुलकर कहा है कि एटलीस्ट हमारी तरफ से पहली गोली नहीं चलनी चाहिए, हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि अमेरिका और चाइना के बीच में इस बीच का जो तनाव है उसे कम करें। तो कहीं ना कहीं चाइना शायद थोड़ा सा बैकफुट पर आया है, लेकिन चाइना के मामले में ज़्यादा भरोसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि चाइना का अगला मूव क्या होगा वो किसी को पता नहीं है और अपनी स्ट्रैटेजिक रीजनल हेजेमनी के लिए वो किसी भी हद तक क्रॉस कर सकता है। इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से 5 बड़ी खबरों में इतना ही। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर @neelu317। देयर इज एन ईमेल आईडी फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन। यू कैन सेंड अस योर फीडबैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इट्स नॉट फेक।